दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इजी ज्ञान में स्वागत है। आज हम वन और वन्य जंतु से 110 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को करेंगे, जो कि आने वाले जेपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है कि झारखंड में कुल कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल है। झारखंड में कुल कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल है? तो ये है 23,611 किलोमीटर। कितना? 23,611 किलोमीटर झारखंड में जो है वन क्षेत्रफल है। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। कहता है झारखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत वन राज्य में है? झारखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत जो है ये वन राज्य में है? तो 29.62%। कितना? 29.62%। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि भारत के कुल वन क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग झारखंड का वन क्षेत्र है? भारत के कुल वन क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग झारखंड का वन क्षेत्र है? तो दोस्तों 3.4%, 3.4%। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि झारखंड में प्रति व्यक्ति वनों का आच्छादन कितना हेक्टेयर है? झारखंड में प्रति व्यक्ति वनों का आच्छादन कितना हेक्टेयर है? तो दोस्तों ये है 0.08। कितना है? 0.08। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। कहता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में स्थित है। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि राज्य में सर्वाधिक किस जिले में वनों का क्षेत्रफल है? राज्य में सर्वाधिक किस जिले में जो है वनों का क्षेत्रफल है? तो लातेहार में जो है सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों है ये जामताड़ा। जामताड़ा जो है ये न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला है झारखंड का। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक 1% वाला जो है ये जिला कौन सा है? तो दोस्तों ये है लातेहार। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है न्यूनतम 1% वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम 1% वाला जिला कौन सा है? तो यह है जामताड़ा। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड का कितना वन क्षेत्रफल अति सघन वन VDF है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड का कितना वन क्षेत्रफल अति सघन वन VDF है? 2603 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2603 वर्ग किलोमीटर। हमारा अगला सवाल है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड का कितना वन क्षेत्रफल खुला वन OF है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड का कितना वन क्षेत्रफल खुला वन OF है? तो ये है 11,320 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 11,320 वर्ग किलोमीटर जो है ये खुला वन है। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड में जलवायु और वृक्षों के प्रकार के आधार पर कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? झारखंड में जलवायु और वृक्षों के प्रकार के आधार पर कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। झारखंड में जलवायु और वृक्षों के प्रकार के आधार पर 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से किस प्रकार के वन राज्य में नहीं पाए जाते हैं? निम्न में से किस प्रकार के वन राज्य में नहीं पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन जो है ये राज्य में नहीं पाए जाते हैं। सदाबहार वन झारखंड राज्य में नहीं पाए जाते हैं। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। कहता है राज्य के जिन क्षेत्रों में 1200 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है वहां कैसे वन पाए जाते हैं?
राज्य के जिन क्षेत्रों में 1200 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है वहाँ कैसे वन पाए जाते हैं? वहाँ शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। कैसे वन? शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं जहाँ 1200 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है झारखंड के किस क्षेत्र में शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं? झारखंड के किस क्षेत्र में शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये आपके ए, बी और सी तीनों ही में, ठीक है, हजारीबाग में भी पाए जाते हैं, कोडरमा में भी पाए जाते हैं और गिरिडीह में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी और सी तीनों ही। हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा में जो है झारखंड के ये क्षेत्र हैं जहाँ पे शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि राज्य के कुल 50% से अधिक क्षेत्रफल पर निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? राज्य के कुल 50% से अधिक क्षेत्रफल पर निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों आर्द्र प्रायद्वीपीय वन प्रकार के, ठीक है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आर्द्र प्रायद्वीपीय वन। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि राज्य में संरक्षित वनों का क्षेत्रफल डैश वर्ग किलोमीटर है जो कुल वन क्षेत्रफल का 18.58% है। राज्य में संरक्षित वनों का क्षेत्रफल डैश वर्ग किलोमीटर है जो कुल वन क्षेत्रफल का 18.58% है। तो टोटल जो है यहाँ पे 4387, ठीक है, 4387 वर्ग किलोमीटर है राज्य में संरक्षित वनों का क्षेत्रफल जो कुल वन क्षेत्रफल का 18.58% है। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों ये है कोल्हान और पोरहाट। कौन है? कोल्हान और पोरहाट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी और सी दोनों ही। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि राज्य में सर्वाधिक आरक्षित वन का क्षेत्रफल किस जिले में है? राज्य में सर्वाधिक आरक्षित वन का क्षेत्रफल ये किस जिले में है? तो दोस्तों ये है पश्चिमी सिंहभूम में। किसमें? पश्चिमी सिंहभूम में है। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से वह कौन सा वन प्रकार है जहां पशुओं को चराने एवं एक सीमा तक लकड़ी काटने की अनुमति सरकार द्वारा दी जाती है? निम्न में से वह कौन सा वन प्रकार है जहां पशुओं को चराने एवं एक सीमा तक लकड़ी काटने की अनुमति सरकार द्वारा दी जाती है? तो दोस्तों ये सुरक्षित है, ठीक है, ये सुरक्षित प्रकार है। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। सुरक्षित वन प्रकार है। चलते अगले सवाल। राज्य में सुरक्षित वनों का कुल क्षेत्रफल 19.185 वर्ग किलोमीटर है जो कुल वन क्षेत्र का डैश प्रतिशत है। राज्य में सुरक्षित वनों का कुल क्षेत्रफल 19.185 वर्ग किलोमीटर है जो कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों यह है 81.28%। कितना है? 81.28%, 81.28%। चलते अगले सवाल की ओर। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक सुरक्षित वनों का विस्तार है? राज्य के किस जिले में सर्वाधिक सुरक्षित वनों का विस्तार है? तो दोस्तों हजारीबाग में जो है सर्वाधिक सुरक्षित वनों का विस्तार है। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है जंगली जानवरों के आक्रमण से भैंस, गाय, बैल की मृत्यु होने पर राज्य सरकार कितना मुआवजा देती है? जंगली जानवरों के आक्रमण से भैंस या गाय या बैल की मृत्यु होने पर राज्य सरकार कितना मुआवजा देती है? तो दोस्तों ये देती है 10,000 का मुआवजा। कितना मुआवजा देती है? 10,000 का मुआवजा देती है राज्य सरकार। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। कहता अवर्गीकृत वनों का कुल क्षेत्रफल राज्य में मात्र 33 वर्ग किलोमीटर है। अवर्गीकृत वनों का कुल क्षेत्रफल राज्य में मात्र 33 वर्ग किलोमीटर है जो कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जो कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों यह है 0.14%, ठीक है। अवर्गीकृत वनों का कुल क्षेत्रफल राज्य में मात्र 33 वर्ग किलोमीटर है जो कुल वन क्षेत्रफल का 0.14% है। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि किस जिले में अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं? किस जिले में अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये साहिबगंज में भी पाए जाते हैं, दुमका में भी पाए जाते हैं और पलामू में भी पाए जाते हैं। तो हमारा जवाब हो जाएगा ए, बी और सी तीनों ही।
चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से किस वृक्ष का उपयोग दवा बनाने में किया जाता है। निम्न में से किस वृक्ष का उपयोग जो है ये दवा बनाने में किया जाता है। हरड़ बहेड़ा का उपयोग जो है, हरड़ बहेड़ा का उपयोग जो है ये दवाई बनाने में किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। कहता है राज्य का सर्वाधिक लाह उत्पादक जिला कौन है। राज्य का सर्वाधिक लाह उत्पादक जिला जो है ये कौन है, तो दोस्तों ये है खूंटी। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है लेसिफर लक्का से निम्न में से किसका उत्पादन किया जाता है। लेसिफर लक्का से निम्न में से किसका उत्पादन किया जाता है, तो किया जाता है लाह का। किसका उत्पादन किया जाता है, लाह का। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि भारत के कुल लाह उत्पादन में झारखंड का कितना प्रतिशत भाग है। तो झारखंड के कुल लाह उत्पादन में झारखंड का प्रतिशत कितना है, तो दोस्तों ये है 50%। कितना परसेंट, 50%। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि भारतीय लाह शोध अनुसंधान केंद्र नामकुम रांची की स्थापना कब हुई थी। भारतीय लाह शोध अनुसंधान केंद्र नामकुम रांची की स्थापना जो है ये कब हुई थी, तो ये दोस्तों ये हुई थी 1924 में, 1924 ईस्वी में। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड राज्य तेंदुपत्ता नीति 2015 कब अधिसूचित की गई। झारखंड राज्य तेंदुपत्ता नीति 2015 कब अधिसूचित की गई, तो दोस्तों 27 जनवरी 2016 को। 27 जनवरी 2016 को झारखंड राज्य तेंदुपत्ता नीति 2015 अधिसूचित की गई। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। कहता है भारत के कुल तसर उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड में होता है। भारत के कुल तसर उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड में होता है, तो 60% झारखंड में होता है भारत के कुल तसर उत्पादन का। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड के किस जिले में, झारखंड के किस जिले में शहद को हेनार हनी कहा जाता है। झारखंड के किस जिले में शहद को हेनार हनी कहा जाता है, तो दोस्तों लातेहार जिले में। ठीक है, लातेहार जिले में शहद को हेनार हनी कहा जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। राज्य सरकार ने किस योजना या क्रांति के तहत राज्य में शहद उत्पादन को बढ़ावा दिया है। राज्य सरकार ने किस योजना या क्रांति के तहत राज्य में शहद उत्पादन को बढ़ावा दिया है, तो दोस्तों ये दिया है मीठी क्रांति के तहत। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि राज्य में मीठी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। राज्य में मीठी क्रांति की शुरुआत जो है ये कब हुई थी, तो दोस्तों 2019 ईस्वी में ही राज्य में मीठी क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि मीठी क्रांति के तहत राज्य सरकार मधुमक्खी पालने हेतु कितनी राशि की सब्सिडी देती है। मीठी क्रांति के तहत राज्य सरकार मधुमक्खी पालने हेतु कितनी राशि की सब्सिडी देती है, तो दोस्तों ये देती है 80,000 की। 80,000 की सब्सिडी देती है मीठी क्रांति के तहत राज्य सरकार मधुमक्खी पालने हेतु। दोस्तों चलते अगले सवाल की ओर। कहता है हमारा अगला सवाल कि निम्न में से किसके द्वारा मधुमक्खी पालने हेतु राज्य के किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। निम्न में से किसके द्वारा मधुमक्खी पालने हेतु राज्य के किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो दोस्तों राज्य खादी बोर्ड के तहत। चलते अगले सवाल की ओर। राज्य के किस जिले का कटहल सिंगापुर को निर्यात किया जाता है। राज्य के किस जिले का कटहल सिंगापुर को निर्यात किया जाता है, तो दोस्तों खूंटी। ठीक है, खूंटी जिले का कटहल सिंगापुर को निर्यात किया जाता है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों। कहता है प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना कब लागू की गई थी। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना कब लागू की गई थी, तो दोस्तों 2019 में लागू की गई थी। कब लागू की गई थी, 2019 में लागू की गई थी प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल है प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि के तहत प्रत्येक लाभुक किसान को प्रति वर्ष कितनी राशि प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि के तहत प्रत्येक लाभुक किसान को प्रति वर्ष कितनी राशि प्राप्त होगी, तो इन्हें 6,000 रुपये जो है प्रति वर्ष प्राप्त होगी। कितने, 6,000 रुपये। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि गव्य पालने के लिए कितने प्रतिशत अनुदान पर महिलाओं को 2 गायें दी जा रही है।
गौवे पालने के लिए कितने प्रतिशत अनुदान पर महिलाओं को 2 गायें दी जा रही हैं? तो दोस्तों 90, कितनी? 90% अनुदान के तहत। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि मीठी क्रांति योजना से कितने किसानों को जोड़ने का लक्ष्य था? मीठी क्रांति योजना से कितने किसानों को जोड़ने का लक्ष्य था? तो 12,000 किसानों को जोड़ने का लक्ष्य था मीठी क्रांति योजना के तहत। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि राज्य के किस जिले के चकुलिया क्षेत्र में काजू उत्पादन हो रहा है? राज्य के किस जिले के चकुलिया क्षेत्र में काजू उत्पादन हो रहा है? तो दोस्तों पूर्वी सिंहभूम जिले के चकुलिया जिला में काजू उत्पादन हो रहा है। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। कहता है स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कब बनी थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति जो है ये कब बनी थी? तो दोस्तों ये बनी थी 1952 में। 1952 में स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति बनी थी। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब हुई थी? राष्ट्रीय वन नीति की जो घोषणा है ये कब हुई थी? तो राष्ट्रीय वन नीति घोषणा हुई थी 1988 में। 1988 में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा हुई थी। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि राष्ट्रीय वन नीति के तहत किसी प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन का विस्तार होना चाहिए? राष्ट्रीय वन नीति के तहत किसी प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन का विस्तार होना चाहिए? तो दोस्तों 33.33% प्रतिशत भाग पर। कितने? 33.33% भाग पर या पार्ट पर। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि राष्ट्रीय वन नीति के तहत प्रत्येक डैश में एक वन समिति होगी। राष्ट्रीय वन नीति के तहत प्रत्येक डैश में एक वन समिति होगी। तो दोस्तों प्रत्येक गांव में एक वन समिति रहेगी राष्ट्रीय वन नीति के तहत। अगला सवाल है राज्य में कितने वन समितियों का गठन किया गया है? राज्य में कितने वन समितियों का गठन किया गया है? तो दोस्तों 200 वन समितियों का गठन किया गया है झारखंड राज्य में। चलते अगले सवाल की ओर। झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास 1882 से 85 में किसने किया था? झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास 1882 से 85 में किसने किया था? तो दोस्तों किया था J.F. हैबिट ने। किसने किया था? J.F. हैबिट ने जो है झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किया था 1882 से 85 ईस्वी में। राज्य में वनों के बेहतर प्रबंधन के उद्देश्य से कितने प्रादेशिक प्रमंडलों का सृजन किया गया है? राज्य में वनों के बेहतर प्रबंधन के उद्देश्य से कितने प्रादेशिक प्रमंडलों का सृजन किया गया है? तो दोस्तों 31। कितने? 31 प्रादेशिक प्रमंडलों का सृजन किया गया है। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि राज्य सरकार द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प कब प्रतिपादित किया गया? राज्य सरकार द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प कब प्रतिपादित किया गया? तो दोस्तों 2001 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया राज्य सरकार द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प। चलते अगले सवाल की ओर। कहता है वन प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए डैश के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित, ठीक है, वन प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए डैश के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित वानिकी कॉलेज में एक वानिकी संकाय स्थापित किया गया है। वन प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए डैश के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से संबंध वानिकी कॉलेज में एक वानिकी संकाय स्थापित किया गया है। तो दोस्तों रांची में। कहाँ पे? रांची में। ठीक है, तो वन प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से संबंध वानिकी कॉलेज में एक वानिकी संकाय स्थापित किया गया है। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राज्य में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन लगाने का लक्ष्य था? 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राज्य में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन लगाने का लक्ष्य था? तो 3424 किलोमीटर पर। 3424 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन लगाने का लक्ष्य था। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से कौन झारखंड का राजकीय वृक्ष है? निम्न में से कौन झारखंड का राजकीय वृक्ष है? तो साल जो है ये झारखंड का राजकीय वृक्ष है।
दोस्तों हमारा अगला सवाल है, कहता है हमसे कि राज्य में जंगली जानवरों के आक्रमण से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर राज्य सरकार द्वारा कितनी अनुग्रह राशि दी जाती है। राज्य में जंगली जानवरों के आक्रमण से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर राज्य सरकार द्वारा कितनी अनुग्रह राशि दी जाती है। तो दोस्तों 2.5 लाख या 2.5 लाख, 2.5 लाख दी जाती है। चलते अगले सवाल के दोस्तों, कहता है झारखंड इको टूरिज्म नीति कब अधिसूचित की गई थी। झारखंड इको टूरिज्म नीति कब अधिसूचित की गई थी। तो दोस्तों ये की गई थी अक्टूबर 2015 को। कब? अक्टूबर 2015 को लागू की गई थी। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि केंद्र संपोषित राष्ट्रीय वनीकरण योजना के तहत राज्य में कितने प्रादेशिक एवं वन्य प्राणी मंडलों में वन विकास प्राधिकरण का गठन हुआ है। केंद्र संपोषित राष्ट्रीय वनीकरण योजना के तहत राज्य में कितने प्रादेशिक एवं वन्य प्राणी प्रमंडलों में वन अधिकार अधिकरण का गठन हुआ है। तो दोस्तों 18। कितने? 18। चलते अगले सवाल के दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड राज्य में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं। झारखंड राज्य में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं। तो 11 वन्यजीव अभयारण्य हैं झारखंड राज्य में। चलते अगले सवाल के दोस्तों। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ। तो दोस्तों ये लागू हुआ 1972 में। कब लागू हुआ? 1972 ईस्वी में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ। चलते अगले सवाल के दोस्तों। अगला सवाल कहता है कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष जो है ये कौन है। तो यह है प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री जो है भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष हैं। चलते अगले सवाल के दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड में बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी। तो झारखंड में बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी 1986 में। कब हुई थी? 1986 ईस्वी में। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। निम्न में से झारखंड का एकमात्र जो है ये राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो बेतला ही एकमात्र झारखंड का राष्ट्रीय उद्यान है। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस जिले में अवस्थित है। तो ये लातेहार में अवस्थित है। कहाँ पे है? लातेहार में अवस्थित है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि भारत सरकार ने हाथी परियोजना की शुरुआत कब की थी। भारत सरकार ने हाथी परियोजना की शुरुआत जो है ये कब की थी। तो इन्होंने 1992 ईस्वी में हाथी परियोजना की शुरुआत की थी भारत सरकार ने। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से किस अभयारण्य से देश में हाथी परियोजना की शुरुआत हुई थी। निम्न में से किस अभयारण्य से देश में हाथी परियोजना की शुरुआत हुई थी। तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य से। किससे? दलमा वन्यजीव अभयारण्य से। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। दलमा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है पूर्वी सिंहभूम में। किस जिले में? पूर्वी सिंहभूम में जो है ये दलमा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि भारत सरकार ने देश का प्रथम गज संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया है। भारत सरकार ने देश का प्रथम गज संरक्षण केंद्र जो है ये कहाँ स्थापित किया है। तो दोस्तों ये स्थापित किया है पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम में जो है भारत सरकार ने देश का प्रथम गज संरक्षण क्षेत्र जो है बनाया है, केंद्र स्थापित किया है। चलते अगले सवाल के दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड में सर्वप्रथम प्राणी गणना कब हुई थी। झारखंड में सर्वप्रथम प्राणी गणना जो है ये कब हुई थी। तो ये 2002 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम प्राणी गणना हुई थी। चलते अगले सवाल की ओर। राज्य के किस जिले में जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है। राज्य के किस जिले में जीवाश्म उद्यान जो है ये विकसित किया गया है। तो दोस्तों ये विकसित किया गया है साहेबगंज में। ठीक है, साहेबगंज में ही राज्य के ऐसे ही ये जिला है साहेबगंज जिला जहाँ पे जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड में किस संस्था या क्लब द्वारा जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है। झारखंड में किस संस्था या क्लब द्वारा जो है जीवाश्म उद्यान जो है विकसित किया गया है। तो दोस्तों नेचर क्लब के द्वारा। किसके द्वारा?
नेचर क्लब या संस्था के द्वारा जो है राज्य में जो है जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस वन्यजीव अभयारण्य में सांभर पाए जाते हैं? निम्न में से किस वन्यजीव अभयारण्य में सांभर पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं दलमा वन्यजीव अभयारण्य में। कहाँ? दलमा वन्यजीव अभयारण्य में सांभर पाए जाते हैं। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि लावालोंग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? लावालोंग वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है चतरा जिला में। कहाँ पे? चतरा में। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये गिरिडीह में स्थित है। गिरिडीह में स्थित है। कहाँ पे है? गिरिडीह में अवस्थित है। चलते अगले सवाल की ओर। राजमहल पक्षी आश्रयनी कहाँ स्थित है? राजमहल पक्षी आश्रयनी जो है ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है साहिबगंज में। कहाँ पे? साहिबगंज में। चलते अगले सवाल की दोस्तों। पालकोट वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? पालकोट वन्यजीव अभयारण्य जो है ये किस जिले में स्थित है? तो ये गुमला जिले में स्थित है पालकोट वन्यजीव अभयारण्य। हमारा अगला सवाल है कि तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है धनबाद में। कहाँ स्थित है? धनबाद में है तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि उधवा जल पक्षी अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? उधवा जल पक्षी अभयारण्य जो है ये किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों ये अवस्थित है साहिबगंज में। साहिबगंज में ही है उधवा जल पक्षी आश्रयनी अभयारण्य। चलते अगले सवाल के दोस्तों। महुआ डांट भेड़िया वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? महुआ डांट भेड़िया वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है लातेहार में। कहाँ पे? लातेहार में ही है महुआ डांट भेड़िया वन्यजीव अभयारण्य। चलते अगले सवाल के दोस्तों। कहता है गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में स्थित है? गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है ये किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है कोडरमा में। कहाँ पे? कोडरमा में ही स्थित है गौतम बुद्ध अभयारण्य। चलते अगले सवाल के दोस्तों। अगला सवाल है कि पलामू वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? पलामू वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों पलामू वन्यजीव अभयारण्य जो है ये पलामू में ही अवस्थित है। ठीक है, तो नोट करेंगे पलामू वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो पलामू में ही है। चलते अगले सवाल के दोस्तों। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि भारत सरकार ने कब टाइगर प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया था? ठीक है, भारत सरकार ने कब जो है ये टाइगर प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया था? तो भारत सरकार ने टाइगर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था 1973 में। कब लॉन्च किया था? 1973 में ही भारत सरकार ने टाइगर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। चलते अगले सवाल के दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व निम्न में से कौन है? तो दोस्तों बाघों के संरक्षण के लिए ही पलामू बाघ आरक्ष की स्थापना की गई थी बेतला राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही, मतलब वहीं पर ही। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा कि पलामू वन्यजीव अभयारण्य ही इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व जो है ये पलामू वन्यजीव अभयारण्य ही है। दोस्तों अगला सवाल है ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट रिपोर्ट 2018 के अनुसार झारखंड में कितने बाघ थे? ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट रिपोर्ट 2018 के अनुसार झारखंड में जो है ये कितने बाघ थे? तो दोस्तों लगभग 5 बाघ थे। टोटल कितने बाघ थे? तो 5 बाघ थे ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट रिपोर्ट 2018 के अनुसार। चलते अगले सवाल के दोस्तों। हमारा अगला सवाल है कि ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट रिपोर्ट 2018 के अनुसार देश में कितने बाघ थे? ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट रिपोर्ट 2018 के अनुसार देश में कितने बाघ थे? तो दोस्तों देश में कुल जो है 2977 बाघ थे। कितने थे? 2977 बाघ थे और झारखंड में 5 बाघ थे। किस रिपोर्ट के अनुसार? तो ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट रिपोर्ट के अनुसार। चलते अगले सवाल के दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक बाघ पाए गए थे? ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक बाघ पाए गए थे? तो दोस्तों सर्वाधिक बाघ पाए गए थे मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। दोस्तों हमारा अगला सवाल है बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ स्थित है?
बिरसा भगवान जैविक उद्यान जो है यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है रांची में। कहाँ पे है? रांची में है बिरसा भगवान जैविक उद्यान। अगला सवाल है, टाटा स्टील जंतु उद्यान कहाँ अवस्थित है? टाटा स्टील जंतु उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों ये अवस्थित है जमशेदपुर में। कहाँ पे? जमशेदपुर में ही अवस्थित है टाटा स्टील जंतु उद्यान। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड राज्य में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस जिले में अवस्थित है? झारखंड राज्य में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो है ये किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों ये अवस्थित है रांची में। कहाँ पे? रांची में। रांची में ही है झारखंड राज्य में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। चलते अगले सवाल करें दोस्तों, बिरसा मृग विहार किस जिले में अवस्थित है? बिरसा मृग विहार जो है ये खूंटी जिले में अवस्थित है। किस जिले में? खूंटी जिले में अवस्थित है बिरसा मृग विहार। चलते अगले सवाल की ओर, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान पार्क कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान पार्क जो है ये कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों ये अवस्थित है बोकारो में। कहाँ पे? बोकारो में। चलते अगले सवाल की ओर, निम्न में से किस शहर में जुबली पार्क स्थित है? निम्न में से किस शहर में जो है जुबली पार्क अवस्थित है? तो जमशेदपुर में। किस शहर में? जमशेदपुर में जुबली पार्क है। राज्य सरकार ने कब पलामू व्याघ्र फाउंडेशन का गठन किया था? राज्य सरकार ने कब जो है पलामू व्याघ्र फाउंडेशन का गठन किया था? तो 2014 ईस्वी में। कब? 2014 ईस्वी में किया था पलामू व्याघ्र फाउंडेशन का गठन। चलते अगले सवाल की ओर, राज्य सरकार द्वारा कहाँ आधुनिक पौधाशाला स्थापित की गई है? राज्य सरकार द्वारा कहाँ आधुनिक पौधाशाला स्थापित की गई है? तो दोस्तों तीनों ही जगह में, खार कंडका में भी है, खार खटंगा में भी है, गमरिया में भी है और महेशपुर देवघर में भी है। खार खटंगा कहाँ है? रांची में। गमरिया सरायकेला खरसावां में, महेशपुर देवघर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बी और सी तीनों में। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से कौन सा भारत सरकार का नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का एक मिशन है? निम्न में से कौन सा भारत सरकार का नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का एक मिशन है? तो दोस्तों है ग्रीन इंडिया मिशन। कौन है? ग्रीन इंडिया मिशन। ग्रीन इंडिया मिशन। अगला सवाल है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज मिशन में केंद्र एवं राज्य का व्यय अनुपात क्या है? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज मिशन में केंद्र एवं राज्य का व्यय अनुपात क्या है? तो दोस्तों इनका व्यय अनुपात है 60:40। 60:40। दोस्तों अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से कौन सी केंद्र प्रायोजित योजना है? निम्न में से कौन सी केंद्र प्रायोजित योजना है? तो दोस्तों तीनों ही, सारा ही, ठीक है। पलामू व्याघ्र परियोजना भी, हाथी परियोजना भी, वन्य पर्यावास एवं सांकेतिक विकास परियोजना भी, ये जो तीनों ही है, तीनों ही केंद्र प्रायोजित योजना है। तो इसका जवाब हो जाएगा ए, बी और सी तीनों ही। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। कहता है इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट योजना किसके द्वारा प्रायोजित योजना है? इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट योजना जो है किसके द्वारा प्रायोजित योजना है? तो दोस्तों ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। चलते अगले सवाल के दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि वन्य प्राणी पर्यावास समेकित वन्य प्राणी पर्यावास समेकित विकास योजना के व्यय में केंद्र एवं राज्य का अनुपात कितना है? वन्य प्राणी पर्यावास समेकित विकास योजना के व्यय में केंद्र एवं राज्य का अनुपात कितना है? तो दोस्तों ये है 60:40। कितना है? 60:40। अगला सवाल है, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम के तहत राज्य में कहाँ वेटलैंड के संरक्षण एवं विकास संबंधी कार्य किया जा रहा है? नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम के तहत राज्य में कहाँ वेटलैंड, ठीक है, राज्य में कहाँ वेटलैंड के संरक्षण एवं विकास संबंधी कार्य किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है साहेबगंज में। कहाँ पे? साहेबगंज में। चलते अगले सवाल के दोस्तों। कहता है कि नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम योजना में केंद्र एवं राज्य का व्यय कितना का अनुपात जो है, व्यय का अनुपात जो है ये कितना है? नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम योजना में केंद्र एवं राज्य का व्यय अनुपात जो है ये कितना है? तो दोस्तों ये है 60:40। कितना है? 60:40। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से किस योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार का व्यय अनुपात 60:40 है? निम्नलिखित में से किस योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार का व्यय अनुपात 60:40 है? तो दोस्तों ये है ए और बी दोनों ही, ठीक है। हाथी परियोजना में भी है और राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम में भी है।
हमारा अगला सवाल है दोस्तों, कहता है पलामू व्याघ्र परियोजना में केंद्र एवं राज्य का व्यय अनुपात कितना है। पलामू व्याघ्र परियोजना में केंद्र एवं राज्य का व्यय अनुपात कितना है दोस्तों। तो इसका व्यय अनुपात है 50-50। ठीक है, इनका कितना व्यय अनुपात है 50-50। चलते अगले सवाल के दोस्तों। हमारा अगला सवाल कहता है कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को जंगली जानवर से हुई क्षति पर राज्य सरकार द्वारा कितना मुआवजा दिया जाता है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को जंगली जानवरों से हुई क्षति पर राज्य सरकार द्वारा कितना मुआवजा दिया जाता है। तो 1.5 लाख। कितना दिया जाता है 1.5 लाख। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5 लाख। तो अगला सवाल है मेरे दोस्तों, कहता है जंगली जानवरों द्वारा पक्का मकान गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त करने पर राज्य सरकार द्वारा कितनी क्षतिपूर्ति राशि दी जाती है। जंगली जानवरों द्वारा पक्का मकान गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त करने पर राज्य सरकार द्वारा कितनी क्षतिपूर्ति राशि दी जाती है। तो दोस्तों ये दी जाती है 15,000। कितने रुपए 15,000 रुपये दी जाती है। तो हमारा अगला सवाल है कि जंगली जानवरों द्वारा फसल क्षति करने पर राज्य सरकार किसानों को प्रति एकड़ कितनी क्षतिपूर्ति राशि देती है। जंगली जानवरों द्वारा फसल क्षति करने पर राज्य सरकार किसानों को प्रति एकड़ कितनी क्षतिपूर्ति राशि दी जाती है। तो ये दी जाती है 10,000 रुपये। कितने देती है 10,000 रुपये देती है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि ईचागढ़ पक्षी विहार किस जिले में स्थित है। ईचागढ़ पक्षी विहार जो है ये दोस्तों सरायकेला खरसावां में स्थित है। कहाँ, सरायकेला खरसावां में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, सरायकेला खरसावां में अवस्थित है। चलते अगले सवाल के दोस्तों। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि उधवा पक्षी विहार कहाँ स्थित है। उधवा पक्षी विहार जो है ये साहिबगंज में अवस्थित है। कहाँ पे, साहिबगंज में। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि वन संरक्षण समिति का गठन कब हुआ था। तो वन संरक्षण समिति का गठन जो ये 1909 ईस्वी में हुआ था। कहाँ, कब हुआ था 1909 ईस्वी में। तो हमारा अगला सवाल है, झारखंड में पहला राष्ट्रीय उद्यान 1954 कहाँ स्थापित हुआ था। झारखंड में पहला राष्ट्रीय उद्यान 1954 कहाँ स्थापित हुआ था। तो हजारीबाग में। कहाँ, हजारीबाग में। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि बिरसा मृग विहार जो है ये कहाँ अवस्थित है। दोस्तों बिरसा मृग विहार तो ये तो खूंटी में ही है, कालामाटी खूंटी में है। लेकिन अगर पूछे कि बिरसा मुंडा जैविक उद्यान कहाँ है, तो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान जो होता है ये रांची में हो जाएगा। ठीक है, ये रांची में हो जाएगा बिरसा मुंडा जैविक उद्यान। लेकिन बिरसा मृग विहार तो ये कालामाटी खूंटी में ही है।